हेलो एवरीवन। आज हम एक्सक्रीशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने राइप्स ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। तो राइप्स में पहला 3 अक्षर जो है RIP है। R मीन्स रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, P फॉर पायराजिनामाइड। ये तीनों जो एक्सक्रीशन होते हैं इस लीवर के थ्रू, और लास्ट में जो ES बचा इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। तो RIP देने से पहले हम क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन में LFT करवाएंगे। LFT करवाएंगे तो जब इस LFT करवाएंगे तो ये तीनों ड्रग क्या है, हिपेटोटॉक्सिक है। मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक कौन सा ड्रग है, इसमें हो गया पायराजिनामाइड, मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है। और ये तीनों ड्रग को लीवर फेल्योर में कभी नहीं देंगे। उसके बाद ये लीवर फेल्योर में क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, ड्रग ऑफ चॉइस इन लीवर फेल्योर इज इथाम्ब्यूटोल रहेगा। ठीक है। अब जो ड्रग किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करेगा वो है इथाम्ब्यूटोल, एंड सेकेंड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन करेगा उसको देने से पहले हम RFT कराएंगे। RFT मीन्स रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये दोनों ड्रग जो है वो क्या है, एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। तो इसमें ये दोनों में से भी मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग इथाम्ब्यूटोल है, और ये दोनों ड्रग को रीनल फेल्योर में कभी नहीं देंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन रीनल फेल्योर इज रिफाम्पिसिन। रीनल फेल्योर में के कंडीशन में हम रिफाम्पिसिन देंगे। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग इन ATT, एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी में सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में जानते हैं। अब इसका यूज क्या होता है सेकेंड लाइन ड्रग का, ATT ड्रग आर गिवन इन कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट रेसिस्टेंस। मतलब क्या है कि जब भी हम टीबी में एक कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं ड्रग को, और सेकेंड लाइन ड्रग को ही हमेशा कॉम्बिनेशन में देंगे। क्यों देंगे कि अगर एक दवा चलेगा तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया लॉन्ग टाइम तक अगर एक दवा चलता है तो बैक्टीरिया खुद में उस ड्रग के ड्रग के खिलाफ अपने आप में मतलब रेसिस्टेंस प्रोटेक्शन बना लेता है, और वो ड्रग उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। इसीलिए हम रेसिस्टेंस मतलब मान लेते हैं कि रिफाम्पिसिन के अकॉर्डिंग वो क्या कर लिया, रेसिस्टेंस अपने आप में बना लिया। तो दूसरा दवाई रहेगा तो वो क्या करेगा, ट्यूबरक्यूलर बैक्टीरिया को वो मार देगा। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे दवा को। ठीक है। और सेकेंड लाइन ड्रग कब चलाएंगे, सेकेंड लाइन ड्रग तब देंगे इफ रेसिस्टेंस डेवलप टू फर्स्ट लाइन ड्रग। जो भी फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने पिछले क्लास में बताया था, उस ड्रग के लिए अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है तभी हम सेकेंड लाइन ड्रग देते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड लाइन ड्रग में कौन कौन सा आता है, इसको एक निमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे। टू पीकॉक्स मेकिंग ब्लाइंड लव। टू हो गया थायाएसिटाजोन। ठीक है। P फॉर पास, पारा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। E फॉर इथायोनामाइड, इथायोनामाइड। A for amikacin, C for capreomycin and cycloserine, O for ofloxacin, C for ciprofloxacin, K for kanamycin, S for streptomycin। मेकिंग का हो गया मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ब्लाइंड का बेडा क्यूइलिनिन, लव का लिंजोलिड, ब्लाइंड का बेडाक्विलिन। ठीक है। उसके बाद जिस ड्रग्स के लास्ट में फ्लोक्सासिन लगा रहता है वो फ्लोरोक्विनोस ड्रग के ग्रुप में आता है। ठीक है। जैसे मोफ्लोक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन हो गया, ये सब फ्लोरोक्विनोल्स है। और जिस ड्रग के लास्ट में
सीन आए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन आया, केनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लास्ट में सीन है, तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग के ग्रुप में आता है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमेशा कौन से रूट से दिया जाता है? आईवी रूट से। इसीलिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को ओरल रूट से कभी नहीं देते हैं। अब देखते हैं टीवी का टाइप्स। एमडीआर, एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीवी, मतलब जो कि मल्टी ड्रग के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस तभी बोलेंगे जब वो फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में भी कौन कौन सा ड्रग आएगा? एक H4 आइसोनियाजिड, क्यों? क्योंकि ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए दिया जाता था। आर हो गया, ये है मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल रिफाम्पिसिन ड्रग। ये दोनों ड्रग के खिलाफ अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो उसको बोलेंगे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड लाइन ड्रग को देंगे। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? बेडाक्विलिन। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम रहता है और ये बहुत इफेक्टिव भी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं प्री एक्सडीआर टीबी। प्री एक्सडीआर टीबी, एक्स मीन्स एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा। जब टीबी बहुत ही ज़्यादा हो जाए उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। लेकिन उस एक्सटेंसिव से पहले का कंडीशन, किस कंडीशन में प्री एक्सडीआर टीबी होता है? जब H&R मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया रेसिस्टेंस डेवलप कर ले, या फिर कोई भी क्लोरोफ्यूनोलोन या फिर कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस पैदा कर ले, तो वो क्या होता है? प्री एक्सडीआर टीबी। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? बेडाक्विलिन, बेडाक्विलिन। उसके बाद तीसरा है एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर मीन्स एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। इसमें क्या होता है ना, ये फर्स्ट लाइन ड्रग के अगेंस्ट सेकेंड लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट जब कोई दवा काम ना करने लगे, सारे ड्रग्स के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है, तब इसको एक्सडीआर टीबी बोलते हैं, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एटीटी पेशेंट। उस कैटेगरी में कैसे बांटेंगे? कैटेगरी फर्स्ट पेशेंट में कौन आएगा? जब भी किसी को न्यू टीबी होगा या फिर पल्मोनरी टीबी होगा, सीवियर टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसको अगर पहली बार होगा उसको कैटेगरी फर्स्ट में डालेंगे। और इस कैटेगरी के पेशेंट का मेडिसिन हम किस कलर के बॉक्स में रखेंगे? रेड कलर के बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, और कैटेगरी 2 में कौन सा पेशेंट आएगा? जिसको टीबी दोबारा हो जाए, पहले तो हुआ ही था, उसके बाद दोबारा से टीबी हो गया, उसको कैटेगरी 2 के पेशेंट में रखेंगे। और इसमें किस कलर के बॉक्स में इन लोगों का मेडिसिन रखेंगे? ब्लू, मतलब टू ब्लू, इसी से याद रखेंगे। जिसको दोबारा हो जाए उसको ब्लू कलर का बॉक्स में रखेंगे। इसमें दो कैटेगरी का आता है, एक रिलैप्स कंडीशन में, एक डिफॉल्टर कंडीशन में। रिलैप्स कंडीशन कब होगा? जब वो सारा दवाई खा ले लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद उसको टीबी हो जाता है, उसको रिलैप्स कंडीशन में रखेंगे। और डिफॉल्टर पेशेंट वो होता है जो दवा ही नहीं खाता है, फिर दवा नहीं खाने की वजह से उसको फिर से दोबारा टीबी हो जाता है, उसको डिफॉल्टर बोलते हैं। अब इसमें भी दो फेज है, एक है इंटेंसिव फेज और एक है कंटिन्यूस फेज। इंटेंसिव फेज में क्या होता है? इंटेंसिव फेज में हम बैक्टीरिया को मारने के लिए हाई डोज देंगे ड्रग्स का। और कंटिन्यूस फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया तो मर चुका है, टीबी भी ठीक हो चुका है, लेकिन ये जरूरी रहता है ताकि फ्यूचर में हमको टीबी ना हो। तो ये इसका ड्रग्स कैसे देंगे? HR कैटेगरी फर्स्ट में इंटेंसिव फेज में कैसे देंगे? 2HRZE3
2 मीन्स होता है मंथ, 3 मीन्स हो गया 3 टाइम्स अ वीक, मतलब एक वीक में 3 बार। ये कितना दिन तक चलाएंगे? 2 महीना तक। इंटेंसिव फेज में इतना पहले 2 महीना तक दवा देंगे, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद 4 महीना तक 3 टाइम देंगे एक वीक में। ये दोनों एच एंड आर, एच आइसोनियाजिड एंड आर मीन्स रिफाम्पिसिन। ये टोटल इसमें कितना हो गया, कितना मंथ दवा चलता है इसमें? टोटल 2 और प्लस 4, 6 मंथ। कैटेगरी फर्स्ट के पेशेंट में टोटल 6 मंथ के लिए दवा चलता है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, कंटिन्यूस फेज में 4 मंथ और इंटेंसिव फेज में 2 मंथ। ठीक है, अब देखते हैं कि कैटेगरी 2 का पेशेंट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एच मीन्स आइसोनियाजिड, आर मीन्स रिफाम्पिसिन, जेड मीन्स पायराजिनामाइड, ई मीन्स इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सेकेंड कैटेगरी के पेशेंट में कौन कौन सा मेडिसिन देंगे। सेकेंड कैटेगरी के पेशेंट में 2SHRZE3 देंगे। इसमें क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 मंथ के लिए 3 बार देंगे एक वीक में। ठीक है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद 1 मंथ के लिए इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा के HRZE देंगे। जब ये कंप्लीट हो गया फिर कंटिन्यूस फेज कितना दिन का होता है? 5 मंथ का। तो ये कंटिन्यूस फेज में जेड हटा देंगे और यहाँ पे HRE, ये तीनों मेडिसिन देंगे 5 मंथ के लिए 3 बार, एक वीक में 3 बार बुलाएंगे। ठीक है, और टोटल इसका कितना मंथ हो गया? 2+1+5, कितना हो गया टोटल? 8 मंथ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मैक्सिमम डोज इसका क्या रहता है? मैक्सिमम डोज आइसोनियाजिड का 300 मिलीग्राम, रिफाम्पिसिन का 600 मिलीग्राम पर डे, इथाम्ब्यूटोल का 1000 मिलीग्राम पर डे, पैराजिनामाइड का 2000 मिलीग्राम पर डे। तो सबसे ज़्यादा पैराजिनामाइड का डोज चलता है और आइसोनियाजिड का सबसे कम डोज चलता है। अब देखेंगे एंटी लेप्रोसी ड्रग्स। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स में इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लिपरे। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डेप्सोन है, ड्रग ऑफ चॉइस इसका डेप्सोन होता है। ये डेप्सोन जो है एक बैक्टीरियोस्टैटिक है और दूसरा है क्लोफाजिमाइन। क्लोफाजिमाइन भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। और तीसरा ड्रग चलता है रिफाम्पिसिन। ये क्या है? मोस्ट बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डेप्सोन इज hemolysis इन G6PD डिफिशियंट एनीमिक पेशेंट। डेप्सोन का सबसे मोस्ट साइड इफेक्ट क्या होता है? ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। किस पेशेंट में? जिसमें G6PD डिफिशियंसी है। ठीक है, अब G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इसका होता है फुल फॉर्म। ये क्या इसका फंक्शन है? ये हमारे बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। G6PD, तो ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स केमिकल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर एटम के आउटर ऑर्बिट में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? फ्री रेडिकल्स हो गया। ये नॉर्मली प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। फ्री रेडिकल नॉर्मली रिस्पायरेशन में ये प्रोड्यूस होता है और ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है? हमारे बॉडी में आरबीसी को किल करता है। इसी आरबीसी को जब किल करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। अब इसके कारण क्या हो जाता है? हीमोलाइसिस के कारण फ्री रेडिकल्स क्या करता है? एजिंग करता है। एजिंग करता है ये क्या है? एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि एजिंग कौन करता है? फ्री रेडिकल्स करता है। जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होगा उतना ज़्यादा एजिंग होगा। ठीक है, तो इसी फ्री रेडिकल्स को क्या कहता है? जी कौन मतलब हमारे बॉडी में इनहिबिट करता है? ग्लूकोज 6PD। ग्लूकोज 6PD फिर क्या करता है? इसी के कारण हमारे आरबीसी को बचाए रखता है। ठीक है,
और एक होता है वियर एंड टियर या एजिंग पिगमेंट, किसको बोलते हैं? लाइपोफ्यूसिन को। ये वियर एंड टियर या एजिंग पिगमेंट लाइपोफ्यूसिन है। ये एक फ्री रेडिकल, इसको कौन बनाता है? फ्री रेडिकल्स बनाता है। और लाइपोफ्यूसिन जो जब फ्री रेडिकल्स लाइपोफ्यूसिन बनाएगा और यही लाइपोफ्यूसिन हमारे बॉडी के हर एक सेल में जमा होने लगता है और उसके कारण क्या होता है? एजिंग होने लगता है। और ये लाइपोफ्यूसिन मोस्ट कॉमनली कैसे बनता है? स्ट्रेस इज मोस्ट कॉमन काउज टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स। इसीलिए जो स्ट्रेस ज़्यादा लेता है उसके बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं और उसके कारण लाइपोफ्यूसिन ज़्यादा फॉर्म होने लगता है और उसका एज ज़्यादा दिखने लगता है। ठीक है। मोस्ट बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट एजिंग क्या है? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। मतलब हम जितना कम कैलोरी लेंगे बॉडी में उतना कम हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेगा। फ्री रेडिकल्स जितना कम बनेगा हमारे बॉडी में सर्ट्यूइंस उतना ज़्यादा फॉर्म होगा। ये सर्ट्यूइंस एक हार्मोन है जो कि एंटी एजिंग हार्मोन है। कैलोरी कम, सर्ट्यूइंस ज़्यादा, मतलब एजिंग कम होगा। सर्ट्यूइंस क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट करता है। ठीक है। अब देखते हैं सर्ट्यूइंस इन रेड वाइन है। सर्ट्यूइंस रेड वाइन में क्या पाया जाता है? सर्ट्यूइंस। ठीक है। अब देखते हैं डेप्सोन का दूसरा ड्रग्स क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इक्थायोसिस। इक्थायोसिस क्या है? ड्राई स्केली स्किन को बोलते हैं इक्थायोसिस। अब रिगाइम मतलब ड्रग्स को कैसे देंगे तो देखते हैं वंस ए मंथ में एक बार देंगे। किसको किसको? रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम, क्लोफाजीमाइन 350 मिलीग्राम, अंडर सुपरविजन। हमेशा डॉक्टर की निगरानी में देना है रिफाम्पिसिन और क्लोफाजीमाइन को। और वंस अ डे मतलब डेली किसको देना है? डेप्सोन को 100 मिलीग्राम। और इसको सुपरविजन में देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वंस अ डे क्लोफाजीमाइन को भी देते हैं तो उसका डोज है 50 मिलीग्राम। लेकिन रिफाम्पिसिन को हमेशा डॉक्टर के ही सुपरविजन में दिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग में पढ़ेंगे। पहले इसका मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है? गैमिट्स स्पोरोजोइट्स। इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अब इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन। गोनेट्स, हम जानते हैं गोनेट्स किसको बोलते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी, जहाँ पे क्या होता है? गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमिट्स क्या है? स्पर्म ओवा। अब इसका मलेरिया का देखते हैं पैथोजेनेसिस कैसे होता है। पहले क्या हो गया? ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट रहता है। अगर कोई फीमेल एनोफिलिस किसी को बाइट करेगा उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स रहता है, वो स्पोरोजोइट्स ब्लड में इंटर करेगा। ये ब्लड स्पोरोजोइट ब्लड में इंटर करने के बाद वो कहाँ जाएगा? लीवर के पास। लीवर के पास जाएगा तो वो लीवर के पास जाएगा, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद वहाँ पे वो इनएक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से वो इनएक्टिव मिरोजोइट्स फॉर्मेशन करने करेगा। उसके बाद उसका जब 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो वो हिपेटोसाइट्स क्या हो जाएगा? हिपेटोसाइट्स रप्चर हो जाएगा। जब वो रप्चर हो जाएगा तो वो इनएक्टिव मिरोजोइट्स जो है वो दो टाइप्स का बनता है। एक तो रहता है मेहनती और एक आलसी रहता है। जो आलसी रहेगा वो उसको हम हाइप्नोजोइट्स का नाम देंगे। ठीक है। और जो मेहनती मिरोजोइट्स है वो तो मीरोजॉइट्स बनेगा रहेगा ही। वो मीरोजॉइट्स जो है फिर से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में आरबीसी में जाएगा तो आरबीसी में जाने पे दो काम करेगा, एक इस आरबीसी में एक इस आरबीसी में जाएगा तो ये अलग अलग फंक्शन करेगा। एक मीरोजॉइट्स क्या करेगा? वो तो पहले से इनएक्टिव था तो वो क्या करेगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद वो
एक्टिव मीरोजोइट्स बनाएगा। एक्टिव मीरोजोइट्स बनाएगा जब उसका पॉपुलेशन, उसका नंबर 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आरबीसी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जब वो आरबीसी रप्चर हो जाएगा तो मलेरिया का साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेगा, जैसे फीवर, राइगर, ये सब, ठंडा लगना, ये सब क्या हो जाएगा, उसका मलेरिया का साइन एंड सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या काम करेगा ये इनएक्टिव मीरोजोइट्स, जब आरबीसी में जाएगा तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स फॉर्म करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कोई अगर फीमेल एनोफिलीज आती है, वो क्या करेगा, जब किसी जिस पर्सन को मलेरिया है उसको बाइट किया तो उसका मेल गैमेटोसाइट्स क्या होगा, उसके फीमेल शक करेगी, तो फीमेल उससे शक करेगी तो वहाँ तो पहले से मेल एंड फीमेल स्पोरोजोइट्स है, तो वहाँ पे क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोजोइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन गट में, मॉस्क्यूटो के। फिर ये जब यहाँ से मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ सलाइवा में जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। थैंक यू।